साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th इंग्लिश कोर का महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो कि 17 अप्रैल में आपको आपके पेपर के अंदर देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए शीघ्रता से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपका पैसेज आएगा, ठीक है। अब ये पैसेज आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों, इसे आप घर पे पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इस वजह से मैं इसे आपको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसे आप एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है, हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। आखिरकार कैसे जापान का जो उद्योग है वो बर्बाद हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बॉम्बिंग, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। बॉम्बिंग की वजह से बम वर्षा, ठीक है, बम का वर्षा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बम गिरा दिया जाता है वहाँ के उद्योग के ऊपर। इस वजह से वहाँ का जो उद्योग है वो बर्बाद हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच कंट्री हैज़ गिवन सिक्योरिटी टू जापान। कौन सा देश जो है वो जापान को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी नंबर, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर, फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डिड ऑफ इंडस्ट्रीज बिगिन इन जापान। कौन से वर्ष के अंदर जापान में उद्योगों का विकास शुरू हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1950 के अंदर वहाँ पे उद्योगों का विकास जो है वो शुरू हो जाता है। चौथा प्रश्न है साथियों, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ब्रोकन इनटू पीसेस मीन्स, मतलब कि टुकड़ों में, यहाँ पे टुकड़ों में टूट जाना, इसका मतलब क्या है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा क्रुम्बल, ठीक है, क्रुम्बल्ड, ठीक है। पांचवा देखिए, द अमेरिका गेव जापान ब्लैंक्स हेल्प। तो जो अमेरिका है वो जापान को क्या देता है, क्या मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, वाइटल, ठीक है। वाइटल मतलब होता है जीवन जीने की सामग्री देना, मदद करता है अमेरिका जापान को। आगे देखिए छठा, विच वाज द फेवरेबल एरिया ऑफ जापान फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जापान में कौन सा क्षेत्र जो है जहाँ पे आप अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना पैसा वहाँ पे दे सकते हैं उद्योग लगाने के लिए, कि डिफेंस के लिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि कृषि करने के लिए, कि सुरक्षा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छठा का बी नंबर हो जाएगा, इंडस्ट्री, उद्योग क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सातवां देखिए दोस्तों, सातवां जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। नोट मेकिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या नहीं डालते हैं। तो नोट मेकिंग के अंदर दोस्तों हम लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबी लंबी सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, शॉर्ट शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है। छोटा छोटा यहाँ पे नोट मेकिंग बनाने के लिए लिखते हैं। छठा तक आपका जो आंसर था दोस्तों वो पैसेज से था। सातवां से आपका देखिए कुछ ग्रामेटिकल, जैसे नोट मेकिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, ये सबसे आपका प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। एब्रीविएशन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो आपको भी भली बात ही पता है दोस्तों कि एब्रीविएशन का जो यूज है वो नोट मेकिंग के लिए किया जाता है। तो आठवां का जो राइट आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नोट मेकिंग बनाने के लिए एब्रीविएशन का यूज़ किया जाता है। नाइन्थ देखिए, समरी डज नॉट एक्सीड ब्लैंक्स ऑफ द लेंथ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। मतलब समरी जो है, आप जो समरी लिखते हैं वो कितना होना चाहिए, मतलब जो कहानी बड़ा सा है उसका आपको समरी लिखने दे दिया जाए तो वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों वो अधिक से अधिक 1/3 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पूरा पैराग्राफ का आपको एक छोटा सा समरी बनाना है तो उसका 1/3 हिस्सा ही आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा कहानी ही आप छाप दें, ठीक है। दसवां देखिए, दसवां जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपका, द समरी कंटेंस। जो समरी होता है उसमें क्या होता है। तो समरी के अंदर आपका जो है दोस्तों वो मेन आइडिया होता है, ठीक है। तो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 11वां देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स। आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स भरना है। 11वां देखिए, मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स ब्लैंक्स डेज। मतलब बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो अपने विद्यार्थियों के लिए कंप्लेन करते हैं। तो इसका आपको 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि दीज डेज, ठीक है, दीज डेज। आगे देखिए 12वां जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ पे 12वां जो है
वह चूज द करेक्ट ऑप्शन। 12वां का पहला है द पेसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स अ लेटर। रानी एक पत्र लिखती है, तो इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है। देखिए दोस्तों, इसका पेसिव आपका जो है वो हो जाएगा अ लेटर इज़ रिटेन बाय रानी। ठीक है, ए नंबर, अ लेटर इज़ रिटेन बाय रानी। 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 13वां प्रश्न है द एक्टिव वॉइस ऑफ अ बुक इज़ बीइंग रीड बाय मी। मतलब कि एक बुक जो है वो मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो ये पेसिव वॉइस में है, आपको इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। 13वां का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। यहाँ पे टेंस आपको भरना है। 14 देखिए, मिस्टर जमुना प्रसाद ब्लैंक्स अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो बी नंबर हो जाएगा कैरिंग। ठीक है, कैरिंग इसका आंसर हो जाएगा। 15वां देखिए, रवि इज़ नॉट एट होम ही ब्लैंक्स आउट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। रवि घर पे नहीं है, वो बाहर फुटबॉल खेलने के लिए गया है। तो ही के बाद दोस्तों इसका आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा इज़। ठीक है, ही इज़ आउट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अगला देखिए 16वां जो प्रश्न है दोस्तों वो स्क्रीन के ऊपर है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम हमारा मदद कर सकते हो। आई ब्लैंक्स हैव मनी। उसके बाद देखिए यहाँ आई के साथ आपको क्या जाएगा, तो देखिए आई के साथ जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा डज नॉट। आई डज नॉट हैव मनी, क्या तुम हमारा मदद कर सकते हो, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, एन पोटैटो इज़ एन वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। तो आपको यहाँ पे ए एन का सही प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको भली बात ही पता है कि ए एन का प्रयोग कहाँ पे होता है और दा का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शुरू में ए लग जाएगा और उसके बाद आपका सेकेंड में भी ए ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 18वां जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है द ब्लैक काउ वेयर बीइंग चेज बाय वाइट हॉर्स। ठीक है, मतलब कि जो काली गाय है उससे फास्ट यहाँ पे सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का आपका सी नंबर, वाज बीइंग चेस्ड। ठीक है, वाज बीइंग चेस्ड, यहाँ पे वेयर के जगह पे वाज लगेगा। ठीक है, वेयर नहीं लगेगा, वेयर एक आपका बहुवचन है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन का उपयोग किया जाएगा, वाज बीइंग चेस्ड, ना कि प्लूरल नाउन का। ठीक है, आगे देखिए 19वां है आई वाज गिवन अ प्राइज बाय हेड। तो इसका आंसर है दोस्तों 19 का आपका हैज़ बीन गिवन हो जाएगा। ठीक है, आई वाज गिवन ना हो करके आई हैज़ बीन गिवन हो जाएगा। ठीक है, 19वां देखिए, 19वां जो आपका प्रश्न है साथियों आप देख पा रहे होंगे सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड वर्क। सीता घर आएगी जब वह अपना कार्य को पूरा कर लेगी। ठीक है, अपना काम को पूरा कर लेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, व्हेन फिनिश, जब वो अपना कार्य को पूरा कर लेगी तब वो घर लौटेगी। देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसको सही ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो आप कैसे अरेंज कर पाओगे, तो देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, देख पा रहे होंगे PRQS। ठीक है, ध्यान रखिएगा सी नंबर हो जाएगा PRQS, यानी पहले P होगा लीमन इज ए, उसके बाद आपका R हो जाएगा यूजफुल टॉनिक, उसके बाद Q हो जाएगा फॉर एनीवन और फिर ES हो जाएगा विथ कार्डियक प्रॉब्लम। मतलब कि जिनको भी हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या है उनके लिए लीमन यानी कि नींबू काफ़ी मददगार, काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है उनका स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। ठीक है, 22वां देखिए, 22वां जो प्रश्न है इसमें भी फिर से आपको रीअरेंज करना है दोस्तों। तो 22वां का जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा बी नंबर PRSQ। ठीक है, इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए इट इज़, उसके बाद गुड फॉर, और उसके बाद दोस्तों चीजिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो PRSQ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 23वां देखिए साथियों, 23वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज़ रिटेन बाय। जो आपका बुक का एक कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो खुशवंत सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 24वां देखिए, 24वां प्रश्न पूछा गया है खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर स्पोर्टिंग हंग अबव द मेंटल पीस इन द। तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा ड्राइंग रूम। ठीक है, ड्राइंग रूम हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25वां देखिए, 25वां जो प्रश्न पूछा गया है
खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर। जो खुशवंत सिंह है दोस्तों, उनके जो ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं, वो क्या पहनते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या पहनेंगे? बिग टर्बन। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स विथ। मतलब कि खुशवंत सिंह और उसकी जो दादी माँ है वो विलेज के डॉग के लिए क्या लाती हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चपाती। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चपाती रोटी होता है दोस्तों। 27 देखिए, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी। जो ग्रैंड मदर है वो उनको विश्वास है कि शिक्षा जो है वो क्या परिवर्तन ला सकता है। तो देखिए इसका आंसर है 27 का ए नंबर आपका हो जाएगा रिलीजियन बेस्ड। ठीक है, धार्मिक रूप से सब में सद्भावना ला सकता है। ठीक है, 28वां देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आपका जो पुस्तक है दोस्तों क्लास 11 का इंग्लिश कोर का, उसमें कहानी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो है विलियम सैरोयन। ठीक है, विलियम सैरोयन। ठीक है, 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पे व्हाट वेयर द हॉलमार्क्स ऑफ द गार्गोलियन ट्राइब। मतलब क्या क्या इसके पहचान चिन्ह हैं गार्गोलियन ट्राइब के। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो सी नंबर हो जाएगा। ट्रस्ट है और ऑनेस्टी है। मतलब ये लोग जो है वो ईमानदार भी होते हैं और विश्वासी भी होते हैं। 30वां देखिए, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ वाइट हॉर्स। मतलब वाइट हॉर्स का सच्चा मालिक कौन था? तो इसका सच्चा मालिक जो है दोस्तों वो जॉन ब्रायो थे। ठीक है, जॉन ब्रायो इसके सच्चे मालिक थे। ठीक है, 31वां प्रश्न देख सकते हैं साथियों। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, एट वाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। मतलब कि कब अरम और मुराद जो है वो घुड़सवारी करते हैं? तो इसका आंसर है आपका बी नंबर अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह ये लोग घुड़सवारी करते हैं। अगला देखिए, वाट वाज मुराद डिज़ायर। मुराद की क्या इच्छा होती है? तो मुराद की क्या इच्छा है दोस्तों? तो इसका आंसर है टू राइड अ हॉर्स। मतलब घुड़सवारी करना उसकी जो है वो इच्छा होती है। 33वां प्रश्न आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, द ऑथर देख पा रहे होंगे, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। लेकिन हम लोग जो है वो मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम लोग सब साथ साथ हैं। इज़ ये क्या है? तो देखिए ये क्या है दोस्तों, ये एक जो है वो गॉर्डन कॉक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक कहानी है। 34वां देखिए, द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इम्प्रूव देयर। मतलब जो नरेटर है और उनकी जो पत्नी है 16 ईयर्स बिता देती है क्या सुधार करने के लिए? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा सीफरिंग स्किल्स। ठीक है, सीफरिंग स्किल्स इसका आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर है, 200 ईयर्स अगो राउंड द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड बाय। 200 साल पहले का जो संसार था वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो देखिए 35 का ये हो जाएगा कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। ठीक है, 36वां देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट। ऑथर्स बोट का जो नेम था वो क्या था? मतलब ऑथर जो लेखक है उनका जो बोट है, नाव जहाज है, उनका नाम क्या था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेव वाल्कर। ठीक है, वेव वाकर। सी नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर 37वां है, देख पा रहे होंगे, द लेंथ ऑफ द वेव वाकर वाज। जो वेव वाकर है उसका लंबाई कितना था? तो इसका जो लंबाई है दोस्तों वो 23 मीटर था। तो 23 हो जाएगा ए नंबर। 38वां प्रश्न है दोस्तों, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। ये जो कविता है द वॉइस ऑफ द रेन, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वाल्ट वाइटमैन। ठीक है, वाल्ट वाइटमैन इसके लेखक थे, बी नंबर। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़ आपको। 39वां प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर साथियों, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ। जो पोएम ऑफ अर्थ फ्रेज है, आइडम्स फ्रेज, फ्रेज का मतलब कहावत होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका जो मतलब है दोस्तों वो है बी नंबर, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू द अर्थ एज पोएम गिव्स टू ह्यूमन। जैसे कि जो कवि होते हैं वो अपने कविता के माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों को मनोरंजित करते हैं, उसी प्रकार से जो बारिश होता है दोस्तों वो पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों को उसी प्रकार से आनंद पहुंचाते हैं। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन।
द वॉइस ऑफ द रेन में आखिरकार क्या बताया गया है, क्या विचित्र बातें बताई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइट वॉज टॉकिंग टू द रेन। जो कवि हैं वो बारिश के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण 40 प्रश्न थे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थे और डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों इससे आपको निश्चित तौर पे मदद मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।